जियो फाइनेंस एक ऐसा स्टॉक है जो इतना ज्यादा वायरल है कि डेली कोई ना कोई मुझसे जरूर इस बारे में डिस्कशन करता ही है और 9 में से 10 लोग इसमें आंख बंद करके इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इस कंपनी के सर पे रिलायंस का हाथ है। क्या ये रीजन सही है? क्या रिलायंस के बिजनेसेस या वेंचर्स फेल नहीं होते? नमस्ते इन्वेस्टर्स, आज मैं आपके साथ 7 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो आपको थोड़ा सजग बनाएंगी आपके जियो फाइनेंस के इन्वेस्टमेंट के प्रति। और इस वीडियो का किसी भी टाइम पे ये निष्कर्ष नहीं होना चाहिए कि आपको जियो फाइनेंस के शेयर सेल कर देने हैं। ये बस एक अवेयरनेस वीडियो है ताकि आपको आपके इन्वेस्टमेंट से मिलते जुलते सभी रिस्क या जोखिम समझ में आ जाएं। और मैं इस वीडियो में जियो फाइनेंस की ज्यादा तारीफ भी नहीं करूंगा, वो आई एम श्योर कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा सुन चुके हो। हम बस 7 बड़े रिस्क फैक्टर्स को ही डिस्कस करेंगे ताकि आप खुद डिसाइड कर सको कि अगर आपको जियो फाइनेंस में इन्वेस्ट करना ही है तो कितना करना है जो आपके रिस्क पोटेंशियल के साथ इन लाइन हो। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि जियो फाइनेंस एक बड़ा बिजनेस है। इसके अंदर काफी सारे सब बिजनेसेस या सेगमेंट्स हैं। जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है या करने की सोच रहे हो उसका नाम है JFSL या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो एक होल्डिंग कंपनी है और इसके अंदर आता है जियो फाइनेंस लिमिटेड जो एक NBFC है और प्राइमरीली एक लेंडर है जो होम लोन्स, पर्सनल लोन्स या लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी इस तरह की चीजों में डील करता है। फिर आता है जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड जो एक बेसिक बैंकिंग बिजनेस है जिसमें सेविंग्स अकाउंट, मनी ट्रांसफर, UPI, डेबिट कार्ड्स, इस टाइप की सर्विसेज आती हैं। फिर है जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग जो बेसिकली पॉलिसी बाजार का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है और बिजनेस मॉडल भी सेम है। और एक सब्सिडरी है जियो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड जो पेमेंट गेटवे या UPI बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशंस ऑफर करती है। आपने शॉप्स के आगे ये पेटीएम का साउंड बॉक्स या फोन पे का QR कोड जरूर देखा है, बस ये भी यही सेम बिजनेस है। और फिर आता है वो बिजनेस जिसकी आस में सारे जियो फाइनेंस इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हैं, यानी जियो ब्लैक रॉक जॉइंट वेंचर। इस सब्सिडरी में सिर्फ 50% स्टेक जियो फाइनेंस का है, बाकी ब्लैक रॉक का है। और इस बिजनेस के अंदर ये म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ मैनेजमेंट और स्टॉक ब्रोकिंग इस तरह के बिजनेसेस या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये थे 5 कोर सब्सिडरीज जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का पार्ट है और यही सब मिलके जियो फाइनेंस की ग्रोथ को बूस्ट करना चाहते हैं। और एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस होने के फायदे भी हैं और नुकसान भी। रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाता है बट ग्रोथ भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, बेयर रन में जब लोग SIPs वगैरह स्किप करते हैं तो AMCs या ब्रोकिंग कंपनीज के स्टॉक्स इजीली 20-30% नीचे आ जाते हैं। इंटरेस्ट रेट्स हाई होने से लेंडर्स या NBFCs के प्रॉफिट मार्जिन्स पे स्ट्रेस पड़ता है। कोई नेचुरल कैलामिटी या रिसेशन या कोई और इकोनॉमिक रीजन की वजह से अगर स्मॉल लोन्स पे लोग डिफॉल्ट करना शुरू कर दें तो NBFCs का काफी लॉस होता है। बट कोविड ने AMCs और ब्रोकर के बिजनेस को जब नुकसान पहुंचाया तो वहीं इंश्योरेंस ब्रोकर्स का बिजनेस बूम कर गया। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जियो फाइनेंस एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और इसको एक सिंपल बिजनेस की तरह एनालाइज नहीं कर सकते और आज या फ्यूचर में हमें हर एक सेगमेंट का पोटेंशियल अलग अलग देखना पड़ेगा। आप समझ लो कि एक ही स्टॉक के अंदर एक बजाज फाइनेंस है, एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, एक पॉलिसी बाजार है, एक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक HDFC AMC है, एक एंजल वन और एक है पेटीएम। क्या इन सभी बिजनेसेस का एनालिसिस सेम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। एनीवे, एटलीस्ट अब मुझे ये तो समझ आ गया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्यों JFSL को खुद से डीमर्ज कर दिया। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे और समझते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के FY 2025 का रेवेन्यू स्ट्रक्चर। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कई लोग रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ को देखकर ही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। FY 25 में JFSL का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था 2079 करोड़ रुपीस, जिसमें सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था इंटरेस्ट इनकम जो था 853 करोड़ रुपीस। आपको शायद लग रहा हो कि 850 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम मतलब जियो फाइनेंस लिमिटेड जो JFSL का NBFC आर्म है वो काफी अच्छा कर रहा है। बट आपको ये पता होना जरूरी है कि इसमें सिर्फ 167 करोड़ इंटरेस्ट इनकम था जो JFSL को कस्टमर लेंडिंग बिजनेस से मिला। बाकी का 686 करोड़ आया डेट फंड्स या FD के इंटरेस्ट इनकम से जिसमें जियो फाइनेंस ने खुद इन्वेस्ट कर रखा है। तो वो बस पैसिव इनकम हुई, बिजनेस इनकम नहीं। इसके बाद जो JFSL का सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो है मनी मार्केट और लिक्विड म्यूचुअल फंड के मार्क टू मार्केट गेन से और ये अमाउंट है 794 करोड़। ये एक रेड फ्लैग है क्योंकि ये इनकम कोर बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट है ही नहीं और बस रेवेन्यू फिगर्स को इन्फ्लेट करने का काम करता है। फिर रेवेन्यू में इनको 241 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्री से डिविडेंड भी मिला। ये इनकम भी बिजनेस इनकम नहीं है और बस फिगर्स को इन्फ्लेट करने का काम
करती है। बट इनको जो 155 करोड़ रुपए फीस एंड कमीशंस की फॉर्म में मिले हैं इनके इंश्योरेंस ब्रोकिंग, पेमेंट्स बैंक या पेमेंट सोल्यूशन बिजनेस से, वो है इनकी ट्रू बिजनेस इनकम। और यही इनकम जब ग्रो होगी तो जियो फाइनेंस के बिजनेस में असली ग्रोथ आएगी। तो FY25 में जो जियो फाइनेंस का 2000 करोड़ के ऊपर का टोटल रेवेन्यू था, उसमें सिर्फ 155 करोड़ और 167 करोड़ ट्रू बिजनेस इनकम है, जो टोटल रेवेन्यू का सिर्फ 15% है। इस पॉइंट को आप रिवाइंड करके दोबारा समझना, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जियो सुपर ऐप। जियो फाइनेंस के कोर पे एक फाइनेंशियल सुपर ऐप है, जिसके थ्रू यूजर्स लोन्स भी ले सकें, यूपीआई पेमेंट्स भी कर सकें, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल गोल्ड इनमें भी इन्वेस्ट कर सकें, इंश्योरेंस भी खरीद सकें और अपने फाइनेंसेस भी मैनेज कर सकें। ऐसा करने की कोशिश बहुत सारी कंपनीज ने की है, बट कोई भी सक्सेसफुल ना हो सका। इंडिया में आज कोई भी फाइनेंशियल सुपर ऐप है ही नहीं। लोग यूपीआई के लिए आज भी गूगल पे या फोन पे ही यूज करते हैं, चाहे यूपीआई ऑलमोस्ट हर बैंकिंग या फाइनेंस रिलेटेड ऐप में क्यों ना हो। जैसे ग्रो ऐप में भी यूपीआई पेमेंट फीचर है, तो लॉजिक कहता है कि आप बस ग्रो ऐप ही अपने फोन में रखो, गूगल पे रखने की क्या जरूरत, एक एक्स्ट्रा ऐप क्यों रखना जब यूपीआई पेमेंट्स ग्रो से हो ही रही हैं। वेल, इसका आंसर मेरे पास तो नहीं है, बट आप खुद ही सोचो कि फाइनेंशियल सुपर ऐप्स इंडिया में क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाती। बट जियो की फाइनेंशियल सुपर ऐप सक्सेसफुल होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और जियो कोई टेक या मोबाइल एप्लीकेशन स्पेस में लीडर नहीं है। इनके फेल्ड टेक एंड एप्लीकेशंस की लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी है, जैसे जियो फोन, जियो चैट, जियो क्लाउड, जियो ब्राउजर, जियो न्यूज। इन्होंने तो जूम और गूगल मीट का भी कॉम्पिटिटर बनाया था, जियो मीट। आपको क्या लगता है, चला होगा? इनका वेंचर जियो सिनेमा भी फेल हो रहा था, उसको जीवन दान मिला आईपीएल राइट्स और वायाकॉम 18 के एक्विजिशन से। तो ये सोचना कि जियो या रिलायंस जो भी बिजनेस करेंगे वो सक्सेसफुल ही होगा, थोड़ा सा गलत है। बट ऐसा भी नहीं कह सकते कि फेल ही होगा, बस इतना कह सकते हैं कि टाइम आने पे पता चलेगा। अब फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे द हाइप ड्राइवर, यानी जियो और ब्लैक रॉक का जॉइंट वेंचर, जिसमें ये एएमसी और ब्रोकिंग, ये दो नए बिजनेसेस स्टार्ट करेंगे। इन दोनों ही बिजनेसेस में जो ऑलरेडी कंपटीशन एग्जिस्ट करता है वो बहुत आगे निकल चुका है और उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी बिल्ड कर चुके हैं और मैच्योर भी हो चुके हैं। बट ब्लैक रॉक वर्ल्ड का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है और इसका डेफिनेटली एक रीजन भी है, और वो ये है कि ब्लैक रॉक अपने काम में बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। जो आर्ग्यूमेंट्स जियो, ब्लैक रॉक, एएमसी के फेवर में हैं, वो है कि इनके पास बेस्ट इन क्लास टेक है और एक रिस्क एंड एनालिसिस प्लेटफॉर्म है अलादीन के नाम से, जो इनको बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। ये डेफिनेटली एक अच्छी बात है और इसको भी मैं नेगेट नहीं कर सकता। फिर इनके जॉइंट वेंचर का प्लान है जियो के 50 करोड़ कस्टमर बेस को, जो रूरल एंड टियर 2 एंड 3 सिटीज में है, उनको लो एक्सपेंस रेशियो फंड्स सेल करना। ये भी अच्छी बात है, बट अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ब्लैक रॉक पहले भी इंडिया में आ चुका है और कोई खास सक्सेसफुल नहीं था। ये इंफॉर्मेशन बहुत ही कम लोगों को पता है, और सिर्फ ब्लैक रॉक नहीं, जेपी मॉर्गन और न्यूटन जैसे ग्लोबल एएमसीज भी इंडिया में फेल हो चुके हैं। और इंडिया की इंडेक्स फंड्स मार्केट ऑलरेडी हाइपर कॉम्पिटिटिव है और एक्सपेंस रेशियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है, तो इसमें 0.01 या 0.02% का डिफरेंस ऑफर करके लीड लेना या ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखना थोड़ा बेसलेस है। अभी तक जियो, ब्लैक रॉक की जितनी भी हाइप है और तारीफ की जा रही है, सब कुछ थ्योरेटिकल बेसिस पे है। ये इसको कितना अच्छा एग्जीक्यूट करते हैं और इन्वेस्टर का फीडबैक कैसा आता है, ये टाइम ही बताएगा। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, जो बेसिकली फोर्थ पॉइंट का ही एक एक्सटेंशन है। क्या जियो, ब्लैक रॉक का जॉइंट वेंचर जियो टेलीकॉम जैसा डिसरप्शन ला सकता है? ऑनेस्टली इसका वन वर्ड आंसर है नहीं। टेलीकॉम बिजनेस बहुत ही डिफरेंट है और उसको फाइनेंशियल सर्विसेज और एएमसी बिजनेस से कंपेयर करना बहुत ज्यादा गलत है। टेलीकॉम बिजनेस में प्राइस ही सबसे बड़ा ड्राइवर था मार्केट को डिसरप्ट करने का। जहां लोग 250 रुपए 1 GB इंटरनेट डेटा के दे रहे थे, जियो ने अनलिमिटेड ऑफर करना शुरू कर दिया सेम प्राइस में। ऑब्वियसली मार्केट डिसरप्ट होना ही था। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंस में ट्रस्ट बहुत मैटर करता है। जियो, ब्लैक रॉक का कोई हिस्टोरिकल AUM नहीं है और ना ही किसी फंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले लोग सबसे पहले हिस्टोरिकल रिटर्न्स ही देखते हैं। तो जियो, ब्लैक रॉक के म्यूचुअल फंड्स को अपने आप को प्रूव करने में इजीली 3 से 5 साल का टाइम लग सकता है। और दूसरी बात,
अनलाइक टेलीकॉम जहां लोगों ने अपने बीएसएनएल और वोडाफोन के सिम को जियो पे पोर्ट करा लिया था, सेम बिहेवियर यहां पे नहीं होगा। अगर आपके पास 10 लाख रुपए एचडीएफसी लार्ज कैप में इन्वेस्टेड हैं, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है, तो क्या चांसेस हैं कि आप उस म्यूचुअल फंड को सेल करके फिर कैपिटल गेन्स टैक्स पे करके और उस सेम अमाउंट को जियो ब्लैक रॉक के लार्ज कैप फंड में शिफ्ट करो? आई थिंक आप ऐसा नहीं करोगे, इनफैक्ट कोई भी नहीं करेगा। बट अच्छी बात यह है कि इंडियन म्यूचुअल फंड स्पेस में अभी बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है, तो यहां जियो ब्लैक रॉक और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स सबके लिए काफी जगह है। बस जियो ब्लैक रॉक को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, जो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब आते हैं 6th पॉइंट पे और डिस्कस करते हैं पीई रेशियो, थोड़ा करंट वैल्यूएशन को समझने के लिए। जियो फाइनेंस का पीई रेशियो आज है 128 और मार्केट कैप है 2 लाख करोड़। और आपको पता होगा कि पीई रेशियो बनता है मार्केट प्राइस को अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करके, मतलब पीई रेशियो और प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशन है। अगर प्राइस सेम रहे और प्रॉफिट कम होता जाए तो पीई रेशियो बढ़ेगा, और प्रॉफिट इंक्रीज होता जाए तो पीई रेशियो कम होता जाएगा। ये मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि सेकंड पॉइंट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जियो फाइनेंस का लगभग 85% रेवेन्यू नॉन बिजनेस ऑपरेशन से आ रहा है, जिसमें डिविडेंड इनकम, एफडी इंटरेस्ट, ये सब है। तो एक्चुअल प्रॉफिट तो बहुत ही ज्यादा कम होगा, तो जो एक्चुअल पीई रेशियो है जिसमें हम सिर्फ बिजनेस इनकम से आए प्रॉफिट कंसिडर करें, तो वो पीई रेशियो तो पता नहीं शायद 500-600 के ऊपर भी ना चला जाए। बट चलो हम अज्यूम करते हैं कि ये 128 का पीई जेन्युइन पीई रेशियो है। अब नजर मारते हैं एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के पीई रेशियो पे। सबसे पहले ब्रोकिंग कंपनीज, जिसमें एंजल वन जैसे ग्रोइंग और सक्सेसफुल ब्रोकर्स सिर्फ 22 के पीई पे हैं। और बाय द वे एंजल वन ने अपने प्रॉफिट्स और रेवेन्यू को पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 50% सीएजीआर से ग्रो किया है। एएमसी कंपनीज का पीई रेशियो आज 22 से 44 के बीच में है, और एचडीएफसी एएमसी जो 44 के पीई पे है, उसने अपने प्रॉफिट्स और रेवेन्यू को पिछले 3 साल में 20% सीएजीआर से ग्रो किया है। और अगर मैं एनबीएफसी बिजनेसेस का भी पीई रेशियो देखूं तो वो भी 30 से 35 के बीच में है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाइप एक ऐसी चीज है कि इसके आगे फंडामेंटल्स भी कमजोर पड़ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि हाइप के चक्कर में पीई रेशियो कुछ भी क्यों ना हो, स्टॉक काफी टाइम तक ऊपर ही भागता रहे। बट फंडामेंटली स्पीकिंग इस स्टॉक की वैल्यूएशन फिलहाल अनजस्टिफाइड है। और जियो फाइनेंस का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, फ्यूचर में अच्छा ग्रो भी कर सकता है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, बट मेरा कमेंट प्योरली करंट सिचुएशन पे है। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है फ्यूचर में जब ये थोड़ा फेयर वैल्यूएशन की ओर बढ़े तो मैं इसमें इन्वेस्ट भी कर दूं। अब 7th पॉइंट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या जियो फाइनेंस की वजह से एचडीएफसी एएमसी और नैम इंडिया जैसे बिजनेसेस को कोई थ्रेट है। टू बी ऑनेस्ट, जो भी रीजंस हमने अभी तक डिस्कस किए, मेरे अकॉर्डिंग अभी कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है। एचडीएफसी एएमसी 1999 से चल रही है और नैम इंडिया 1995 से। तब से आज तक कितने सारे न्यू एएमसीज आए, बट इनकी लीडरशिप मेंटेन रही। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, एएमसीज में ट्रस्ट और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी न्यू एएमसी को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा और क्वांटिफाइबली दिखाना पड़ेगा कि वो बेटर है। मतलब जियो ब्लैक रॉक के फंड्स के रिटर्न्स अपनी अपनी कैटेगरीज में जब तक टॉप 5 में नहीं पहुंचेंगे, बहुत मुश्किल है कि उनके फंड्स का मास अडॉप्शन होगा। एचडीएफसी एएमसी और नैम इंडिया के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और इनके फंड मैनेजर्स वो भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। एनीवे, पॉइंट ये है कि शॉर्ट टर्म में अभी कोई कंसर्न नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में मार्केट शेयर डेफिनेटली कम हो सकता है, क्योंकि सिर्फ जियो ब्लैक रॉक नहीं बल्कि बाकी कंपनीज भी एएमसी बिजनेसेस में फ्यूचर में जरूर आएंगी। और इसी के साथ मेरा 7 पॉइंट रिस्क एनालिसिस यहां पे खत्म होता है। कंक्लूजन ये है कि जियो फाइनेंस एक अच्छी कंपनी है, बट इसके साथ काफी रिस्क जुड़े हुए हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ कंपनी के रिस्क पर ही बनी है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि स्टॉक में सिर्फ खतरा ही खतरा है। मैं चाहूं तो 10 पॉइंट जियो फाइनेंस के फेवर में भी बोल सकता हूं, बट मैंने ट्राई किया कि आपको वो बातें बताऊं जिसके बारे में और कोई बात नहीं कर रहा। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि मेरी काफी बातों से आप अग्री ना करो, और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हम सबको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करना चाहिए और रिस्क लेना चाहिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो रिलेटेड टू जियो फाइनेंस तो कमेंट्स में जरूर पूछना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।